बैड पोस्चर आप रूटीन लाइफस्टाइल से कोरिलेट कर सकते हैं मैम कि जिनका लाइफस्टाइल काफी हेक्टिक है, जो कॉमन लंबे समय तक सिटिंग रहते हैं या डेस्कटॉप पे जॉब करते हैं, सो रूटीनली दे डोंट गेट ब्रेक्स इन बिटवीन। सो कंटिन्यूअस सिटिंग, लॉन्ग सिटिंग होना, या फिर प्रॉपरली पोस्चर पर ध्यान नहीं देना, या फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, ये बहुत सारे रीजंस हैं जो कि बैड पोस्चर को कंट्रीब्यूट करते हैं। और यही बैड पोस्चर ओवर द टाइम, जैसे 3 साल 4 साल अगर कंटिन्यूअस उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया जाता है, तो आगे चल के वो स्पॉन्डिलोसिस या बैक के इश्यूज क्रिएट करने लगता है। बैड पोस्चर पेशेंट्स में सबसे कॉमन जो प्रेजेंटेशन होता है वो कंटिन्यूअस एक नेक पेन रहता है, या फिर शोल्डर्स, दोनों शोल्डर्स में पेन बना रहता है। पेशेंट्स की लाइफस्टाइल काफी अफेक्ट होने लगती है, जैसे रात में स्लीप डिस्टर्ब होने लगती है, पेन के कारण वो पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं। साथ ही जैसे अगर ये नेग्लेक्ट करते रहते हैं, जैसे शुरुआती स्टेज में पेशेंट्स कुछ पेन किलर या बेसिक कुछ एक्सरसाइजेस करके काम चलाते रहते हैं, चीजें नेग्लेक्ट होती रहती है, तो ओवर टाइम ये इस पे और स्ट्रेन बढ़ने लगता है और डैमेज शुरू हो जाता है। जो सर्वाइकल स्पाइन के जॉइंट्स रहते हैं, या फिर सर्वाइकल स्पाइन से निकलने वाली नर्व्स, या फिर उसका जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है, उनमें सेकेंडरी चेंजेस शुरू होने लगते हैं। तो अगर शुरुआती स्टेज में से नेग्लेक्ट कर दें तो आगे चल के सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, जिसके कारण नर्व कंप्रेशन, मसल वीकनेस, या फिर स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिसके कारण न्यूरोलॉजिकल इश्यूज दिखने लगते हैं। जैसे कुछ पेशेंट जो 4 साल 5 साल तक इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, आगे चल के नर्व कंप्रेशन बढ़ जाता है, जिससे उनको नर्व में वीकनेस या हाथों में वीकनेस फील होने लग सकती है, हाथों में झुंझुनाहट आने लग सकती है। तो बैक पेन या नेक पेन के अलावा जैसे हाथों में अगर झुंझुनाहट आ रही है, हाथों में कंटिन्यूस खिंचाव रहता है, जो मेडिसिन या पेन किलर लेने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है पेशेंट्स को, या फिर एक रूटीन लाइफ स्टाइल जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होती है वो पेशेंट नहीं बिता पा रहे हैं। पेशेंट की कंप्लेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि पेशेंट की सफरिंग्स क्या है। नॉर्मली पेशेंट जो आते हैं वो गर्दन में या नेक में दर्द के साथ आते हैं, उसी के साथ उनको शोल्डर्स में भी कभी कभी दर्द हो सकता है, या फिर अपर बैक में पेन होने लगता है। जिस कंडीशन में वह कंटिन्यूस पेन रहता है, उन्हें काफी एक्सरसाइज या कुछ करते हैं बट प्रॉपर गाइडेंस न मिलने के कारण वो पेन से सफर होते रहते हैं। सो ओवर द टाइम नॉर्मली जब क्लिनिकली उनको असेस किया जाता है तो देयर इज विथ हिस्ट्री, उसमें उनका जॉब प्रोफाइल, लाइफस्टाइल चेंजेस या लाइफस्टाइल उनकी असेस की जाती है। साथ ही क्लिनिकल असेसमेंट में स्पाइन या बैक का अलाइनमेंट असेस किया जाता है, और यदि आवश्यकता लगती है तो उस कंडीशन में हम कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करवाते हैं, जो एक कंफर्मेटरी डायग्नोसिस प्रोवाइड करता है कि अलाइनमेंट इशू है या फिर कोई और इंटरनल प्रॉब्लम जैसे मस्कुलर या फिर स्पाइनल या नर्व रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है। सो सारी चीजें रूल आउट करने के बाद फिर फाइनली बेड पोस्चर या बेड पोस्चर से रिलेटेड ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। ये इन पेशेंट्स में जो बहुत ही शुरुआती स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि शुरुआती स्टेज में नेक पेन हो रहा है या माइनर इश्यूज रहते हैं, और जो कि इंटरमिटेंट फेज में रहते हैं, जैसे कंटिन्यूअस पेन नहीं हो रहा है बट दे हैव सम इश्यूज। सो वो यूजुअली इनिशियल स्टेज में अगर पेशेंट आ जाते हैं तो उनको बेसिक प्रिवेंशन पे काम किया जाता है, जैसे कि आगे चल के डैमेज न बढ़े। तो उसमें उन्हें कुछ बेसिक मेडिकेशंस एडवाइस की जाती हैं, जो नर्व या बोन रिलेटेड मेडिसिन रहती हैं, जो नर्व और मसल्स को स्ट्रेंथनिंग का काम करती हैं, बोन को स्ट्रेंथनिंग करती है। साथ में कुछ बेसिक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल पर शिफ्ट किया जाता है, और यूजुअली पेशेंट यदि एक्सरसाइज प्रोटोकॉल व मेडिसिन इन्हें रेगुलरली या प्रॉपरली फॉलो करते हैं, कंप्लायंट रहते हैं, सो वो काफी हद तक पूरी नॉर्मल लाइफ में रिस्टोर हो जाते हैं। और यदि वो प्रोटोकॉल फॉलो करते रहते हैं तो दोबारा सेम कंप्लेंट्स आने की या सर्वाइकल बैक इश्यूज आने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। वहीं यदि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि यदि पेशेंट उस चीजों को निग्लेक्ट करने लगते हैं, इसे 2 साल 3 साल तक ऐसे ही खींचते रहते हैं, तो आगे चल के ये सर्वाइकल का इशू या बैक के इश्यूज बढ़ने लगते हैं।
सेकेंडरी मसल्स वीकनेस या फिर नर्व कंप्रेशन शुरू हो जाता है। उस कंडीशंस में काफ़ी तकलीफ, पेशेंट्स को पेन कंटिन्यूस बना रहता है, साथ ही न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होने के कारण उस कंडीशंस में फिर उन्हें सर्जिकल इंटरवेंशन एडवाइस किया जाता है, जिसमें जो नर्व कंप्रेस हो रही है, जिस नर्व पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, उस नर्व को रिलीज करने पे काम किया जाता है। या फिर सर्वाइकल डिस्केक्टोमी सर्जरी होती है, जिसमें जो नर्व कंप्रेस हो रही है वहाँ उस लेवल का डिस्क निकाल दिया जाता है। सो डेफिनेटली यदि पेशेंट शुरुआती स्टेज में प्रेजेंट होता है तो ट्रीटमेंट अप्रोच काफ़ी प्रिवेंटिव या बेसिक मोड पे रखा जाता है, जिसमें एक्सरसाइज मेडिकेशंस पर फोकस किया जाता है। बट यदि लेट स्टेज प्रेजेंटेशन है, सिम्टम्स काफ़ी सीवियर हैं जो कि मेडिकेशंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, या फिर पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगे हैं, उस कंडीशन में उन्हें सर्जरी रिकमेंड की जाती है। और सर्जरी के बाद पेशेंट्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं, बट डेफिनेटली सर्जिकल इंटरवेंशन से या सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस उन्हें फेस करने होते हैं। पोस्चर इन ओवरऑल अगर देखें तो नेक, अपर बैक या लोअर बैक तीनों ही स्पाइन से रिलेटेड जो कॉलम्स हैं, इन तीनों में बैड पोस्चर के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे कॉमन जो सफरिंग हम देखते हैं वो लोअर बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि सिटिंग लाइफस्टाइल या सिटिंग पोस्चर काफी डल रहता है पेशेंट्स का। जो पेशेंट्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, जैसे जो कंटिन्यूअस लाइंग डाउन रहते हैं या लेट के काम करना की हैबिट, या फिर लेट कर पढ़ने की हैबिट, लेट कर जैसे टीवी वगैरह देखते हैं, उस कंडीशन में जो बैक का एक स्ट्रेस पोस्चर है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। साथ ही जैसे कंटिन्यूअस लैक ऑफ एक्सरसाइजेस एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जिसमें एक्सरसाइज न करने के कारण बैक की मसल्स वीक होना शुरू हो जाती है। मसल्स वीक होने लगती हैं तो मसल्स पर लोड आने लगता है, और अल्टीमेटली एक डीजनरेशन प्रोसेस या एक खिंचाव, डैमेज शुरू होने लगता है। और जैसे सर्वाइकल ले लें तो सर्वाइकल में लॉन्ग सिटिंग, जैसे नेक का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर काम करते हैं, जैसे 2-2 3-3 घंटे तक यदि वो सिटिंग रहती है, वो बैक की, नेक की मसल्स पर फोकस नहीं करते हैं, उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। तो बैक पोस्चर या बैड पोस्चर के कारण आप सर्वाइकल प्रॉब्लम से सफर कर सकते हैं, अपर बैक से प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर लोअर बैक, ये तीनों ही रीजंस में प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि इसे टाइमली नोटिस किया जाए, टाइमली इंटरवेन किया जाए, आपकी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस किए जाए, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती हैं। और यदि नहीं की जाती हैं तो डेफिनेटली ये आगे चल के बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। यूजुअली बैड पोस्चर के कारण या सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज के कारण हेडेक होना बहुत रेयर होता है। हेडेक के यूजुअली बहुत सारे अदर रीजंस होते हैं। सो फर्स्ट, हमें सिर दर्द के बहुत सारे जो अलग रीजंस है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होना, या फिर कंटिन्यूस स्ट्रेस होना, या फिर जो भी पेशेंट की लाइफस्टाइल, जैसे फूड हैबिट्स, इन सब मैटर्स में, या शुगर होने की स्थिति में मल्टीपल रीजंस है जिसके कारण हेडेक हो सकता है, या फिर कुछ माइनर विटामिन डिफिशियंसी भी हेडेक का रीजन हो सकती है। सो यदि यह सारे रीजंस रूल आउट कर दिए जाए, उसके बाद भी पेशेंट यदि सफर कर रहा है, तब उसे सर्वाइकल से कोरिलेट किया जाता है। बट सर्वाइकल के कारण हेडेक या फिर गिडीनेस, चक्कर आना बहुत रेयरली नोटिस किया जाता है। इसमें यदि आप सर्वाइकल या नेक की एक्सरसाइजेस फोकस करें तो उससे काफी हद तक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक एक्सरसाइजेस बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती है, जिसमें नेक को आगे फॉरवर्ड बेंडिंग या फिर पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होता है। वैसे ही साइड टिल्ट हो गए या फिर साइड टर्निंग एक्सरसाइजेस हो गई। बट इस एक्सरसाइजेस का प्रोटोकॉल ये फॉलो करना होता है, प्रिंसिपल ये होता है कि जब भी आप कोई स्ट्रेचिंग करें, 5 सेकंड के लिए उसी पोजीशन में सिर को रखना चाहिए, या सिर की पोजीशन में 5 सेकंड के लिए स्ट्रेच करना चाहिए, देन रिलैक्स से जीरो पोजीशन पे आना चाहिए। सो फॉरवर्ड बेंडिंग जैसे आप कर रहे हैं तो 5 सेकंड होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें, ऐसे 10 से 15 रिपीटेशन आप रेगुलर करते रहें। और इवन ये प्रोटोकॉल आप रूटीन, जैसे आप वर्किंग है, लॉन्ग सिटिंग जैसे या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, सो कोशिश करें कि 1 या 2 घंटे के गैप में जब आपको एक 10 मिनट का टाइम निकाल कर ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। तो ये वर्क स्टेशन एक्सरसाइजेस यू कैन कॉल देम, कि वर्क स्टेशन में ये बेसिक अगर 3-4 एक्सरसाइजेस स्ट्रेचिंग भी करते हैं तो काफी हद तक बैड पोस्चर में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, मसल स्ट्रेंथ डेवलप की जा सकती है, और स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलोसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
वहीं यदि लोअर बैक की एक्सरसाइजेस की बात करें तो लोअर बैक के लिए भी सेम फॉरवर्ड बेंडिंग और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक्सरसाइज प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिससे पेशेंट यदि रेगुलरली फॉलो करते हैं, रेगुलरली मॉर्निंग या इवनिंग का एक शेड्यूल फॉलो करते हैं जिसमें वो स्ट्रेचिंग पे फोकस करते हैं, तो पोस्चर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है, मसल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। साथ ही जो सिटिंग हैबिट्स है उसमें मॉडिफाई करना होता है कि जैसे लॉन्ग सिटिंग है आपको, तो पीछे कुछ बैक कुशन यूज करें या फिर लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें, 1 या 2 घंटे के गैप से नॉर्मल थोड़ा सा एक 5-10 मिनट का वॉक कर लें, जिससे पोस्चर काफी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। देन सिडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपकी है तो थोड़ा सा एक्टिविटी पे फोकस करें, जैसे मॉर्निंग वॉक या फिर वही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे फोकस करें, सीटिंग हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट करें, और थोड़ा सा डाइटरी हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट करने से भी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। मसल स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन डाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है वहाँ। सो यदि प्रोटीन सप्लीमेंट्स प्रॉपर हैं, टाइमली डाइट पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, डाइटरी एक्सरसाइज के साथ, इट्स ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस यू कैन से कि एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, एक प्रॉपर डाइटरी शेड्यूल फॉलो किया जाता है। सो ये सब चीज़ें एक रूटीन लाइफस्टाइल में हेल्प करती हैं, एंड देन मसल स्ट्रेंथ पे हेल्प करती है, और अल्टीमेटली मसल स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करती है बॉडी पोस्चर। तो यदि मसल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जॉइंट का अलाइनमेंट, जॉइंट स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो ये पोस्चर्स रिलेटेड इश्यूज काफी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं।